हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके प्रोग्राम वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आमतौर पे ये बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, और यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट जो भी है, UP++ के लोअर पीसीएस इत्यादि और छोटे बड़े सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तब देखिए और समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय के रूप में 2-4 क्वेश्चन होंगे। ऐसे मतलब एक टॉपिक वाइज 2-4 क्वेश्चन हैं। पहले क्या है, निम्न में से कौन से आर्थिक विकास के आधुनिक मापक हैं? आर्थिक विकास के आधुनिक मापक के रूप में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं? तो जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये तो है, ठीक है। पर्यावरणिक कुजनेट्स वक्र, ये भी है, कुजनेट्स वक्र याद रखेंगे। सकल घरेलू बचत दर का अधिक होना, ये भी है। क्रय शक्ति क्षमता का सिद्धांत, यानी कि आर्थिक विकास जो है आधुनिक दौर में आर्थिक विकास के लिए ये 4 फैक्टर्स जो हैं मौजूद हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किए गए क्या क्या चीज़ें 2010 से मानव रिपोर्ट में शामिल किए गए थे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, असमानता प्रभाव इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। लिंग असमानता भी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी सम्मिलित किया गया था। तो असमानता प्रभाव, लिंग असमानता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से मानव रिपोर्ट सूचकांक में ऐड किया गया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीनों के तीनों। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत ढूंढना है, असत्य छांटना है। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास वर्ष 1990 में, ये तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित था। और अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स, ये गलत है ना, साइमन कुजनेट्स से गलत हो जाएगा। इसके जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, महबूब, इसलिए शायद यही आंसर आपका हो जाएगा, महबूब उल हक, ठीक है, उल हक। तो गलत ही ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और क्या है, देखिए इसमें होता मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और से संबंधित है। और इसके जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा मतलब शुरू किया गया था, तो सही होता, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर एक है। बाकी सही स्टेटमेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं आगे। मानव विकास सूचकांक की रचना 3 सूचकों, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक के आधार पर की जाती है। ये तीनों जो हैं पिलर्स हैं, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के लिए। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा और सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो ये तीनों पिलर्स हैं। बाकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2016 की मानव रिपोर्ट में विश्व के कुल 188 देशों में भारत जो है 131वें स्थान पर था। ये थोड़ा सा पुराना है। मैं अगर बात करूँ 2020 के बारे में, 2020 के स्टेटमेंट में भी 189 देश सम्मिलित थे और उसमें भी भारत का जो परफॉर्मेंस रहा है 131वें नंबर पे भारत रहा है। अभी भी लेटेस्ट की बात कर लें तो, है ना। और इससे बेहतर, भारत से बेहतर जो है भूटान का परफॉर्मेंस रहा है 129वें नंबर पे और भारत रहा है जीडीपी के मानव विकास सूचकांक के मामले में, ठीक है। अच्छा, आगे ये भी एक सही स्टेटमेंट है। A.K. सेन व सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन करने में सहायता की थी। तो ये भी सही है कि सेन और सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें सुधार होने पर भारत को UNDP द्वारा निर्मित मानव सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? अगर क्या भारत सुधार कर ले तो मानव विकास सूचकांक में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त या टॉप में जाने की चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ठीक है। किसानों को अधिक साख, और किसानों का साख से कोई लेना देना नहीं होता जी, इससे कोई मतलब नहीं है। अधिक बच्चों को का स्कूल जाना सही है। अधिक प्रौढ़ को साक्षर होना, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, 1, 3 और 4। दूसरा जो है किसानों का जो है अधिक साख अवेलेबल कराना, ये इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बात करते हैं भारत में तृतीय क्षेत्र, यानी कि
और ट्रीटी सेक्टर यानी थर्ड वाला जो सेक्टर है वो है क्या, है ना। भारत में तृतीय और क्षेत्र क्या है, तो देखिए व्यापार, व्यापार है, परिवहन और संचार है, बीमा वानिकी नहीं है, बीमा वानिकी से कोई मतलब नहीं है, बैंकिंग, वित्त, वास्तविक या स्थावर संपदा, ये सारी सारी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। क्लियर। अब आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और विचार करना, फिर यहाँ पे सही हमें ढूंढना है। चलिए, आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, तो ये तो बात सही है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से निम्नतर है। नहीं नहीं, आर्थिक विकास एक बड़े स्तर की बात होती है, जबकि समृद्धि मात्र आर्थिक समृद्धि ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण में कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गंदगी, बेरोजगारी की समाप्ति को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर जो भी होगा 1-3 वाला होगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला और तीसरा सही है। बात करते हैं हम लोग, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। वह कौन सा पद है जो राष्ट्रीय आय को निर्धारित करता है, तो वो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास को घटाकर नहीं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बाजार कीमतों पर सकल उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट जो कर होंगे उनको घटाकर सब्सिडी जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको फिर से समझिए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए सेंटेंस ही ऐसे ही देगा, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़ दी जाए, सब्सिडी ऐड करनी है तब ये राष्ट्रीय आय बनेगा, ये फार्मूले में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न कारणों में से कौन से कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी कि धीमी धीमी अवस्था में बढ़ती है, तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदार कारक हो जाएंगे। तो जनसंख्या में तेज बढ़त, तो भाई 100% बात सही ही है ना। इसको जरा उधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा। मूल्यों में भारी बढ़त, मूल्यों से भारी बढ़त में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, धीमी बढ़त में। और आपका हो जाएगा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास में धीमी गति, ये भी सही है। विदेश विनिर्माण की अनुपलब्धता, इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। धीमी बढ़त के लिए, है ना, वार्षिक आय में प्रति व्यक्ति जो जीडीपी होती है उसके लिए जनसंख्या में तेज बढ़त होती है तो जीडीपी गिरेगी, और मूल्यों में भारी बढ़त से कोई मतलब नहीं है। इनकम ज़्यादा है, मूल्य बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है आमतौर पे जीडीपी से। इससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास अगर शीतलन में रहे तो भी जीडीपी पूरा पूरा फर्क पड़ेगा। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता अगर है तब भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है जीडीपी से, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक, ये कुल मिला की बात है, घरेलू उत्पाद से मतलब होता है ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी नंबर। भारत के लिए राष्ट्रीय आय के अभिकलन में पारस्परिक श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियों का इस्तेमाल किया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय आय के अभिकलन में कौन कौन सी विधियों का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, उत्पादन विधि ठीक है, और व्यय विधि से नहीं है कि आय विधि हो जाएगा, उत्पादन करना आय करना, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है दोनों को दोनों इनकम के रिसोर्सेस हैं, तो इसमें राष्ट्रीय आय के अभिकलन में ठीक है, व्यय नहीं। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था। ओके, इसको ध्यान से समझ। विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटल एंड सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही
हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स को शुरू किया गया था। बस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। बात करेंगे आर्थिक योजना के से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। नीति आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नीति आयोग के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का तात्पर्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। और आगे देखते हैं। इस आयोग का गठन 15 अगस्त 2014, नहीं ये गलत हो जाएगा। इस आयोग का गठन जो है मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 जनवरी, ध्यान से समझिए, 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था नीति आयोग। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें पहला और दूसरा ही सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर पहला है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और तकरीबन 3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर देखेंगे। लंबी वीडियो बनानी होगी तो बनाया जाएगा। इस वीडियो में लगभग बस इतना ही। आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सारी पंचवर्षीय योजनाओं को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन कौन से कथन क्या है। तो इस योजना में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 30 करने का लक्ष्य किया गया। तो ये तो ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 30 रख दिया गया, यानी कि 1000 से 30 पर ही हो सके वास्तव में, और उससे कम हो तो और अच्छी बात है। बाल लिंगानुपात को बढ़ाकर 956 का लक्ष्य रखा है। 956 तो सही है, लेकिन यहाँ पे आयु का कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा गया है बाल लिंगानुपात। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। 956 तो सही है। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया है। सही है। विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है, यानी कि दूसरा गलत था, बाकी सारे सही हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत अगर हम बात करें बाकी जैसे प्रजनन के बारे में, तो जन्म दर में जो है इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1%, है ना, यानी कि 2.1। अब देखिए तकरीबन हम लगभग 2.1 के आसपास पहुंच भी गए हैं, है ना। कुछ राज्यों में रह गया, कुछ राज्यों में तो 2.2 और 2 से भी कम हो गया है, 2 से भी कम हो गया है। तो अभी 2.2 का ही आंकड़ा लगभग मान के चलिए आप औसतन। ठीक है, और बाकी अब बात करें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, तो 8% लक्ष्य रखा गया था इसमें, और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में जो है 7.6% के आसपास इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो फिलहाल बी छोड़ दीजिए, क्योंकि एज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है इसमें स्टेटमेंट में, नहीं तो सारे के सारे सही होते हैं। जनसंख्या से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखते हैं हम लोग। जनसंख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की अवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर में कौन सा यह कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में प्रथम अवस्था में लगभग स्थिरता रहती है, वहीं द्वितीय अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की अवस्थिति रहती है। ये सही बात है। देखिए, जनसंख्या के लिए 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था में क्या है? उच्च जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, दोनों उच्च रहेंगे, तो लगभग जो है शांत रहता है। और द्वितीय अवस्था जब आती है, सेकेंड वाला स्टेज शुरू होता है, तो उसमें जन्म दर तो उच्च रहेगा, यानी कि जन्म दर उच्च रहेगा, बाकी थोड़ी बहुत जैसे हॉस्पिटल्स या चिकित्सा के मामले में थोड़ा सही मामला हुआ तो वो नीचे हो जाएगा, मृत्यु दर नीचे हो जाएगा और जन्म दर क्या होगा? ऊपर होगा। तो अपने आप क्या होगी? जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा। तीसरे अवस्था में भी सब कुछ सेम होता है, लगभग स्थिर होता है, और जन्म दर भी निम्न रहेगा और मृत्यु दर भी निम्न रहेगा। लेकिन जब चौथी वाली अवस्था आती है तो उसमें क्या है? एक सीमित होता है, यानी इससे भी, यानी कि जैसे यूरोपीय कुछ देश हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, और यूरोप के कुछ देश हैं, है ना, उसमें जो है चौथी अवस्था में है। तो हम लोग भी लगभग इस समय तीसरी अवस्था में चल रहे हैं ना, भारत वाले लोग, समझ रहे हैं।
तो उनका जो है आम तौर पे धीरे धीरे देखा जाता है तो जन्म दर कम होने लगता है चौथी अवस्था में, ठीक है, मृत्यु दर के सापेक्ष। तो धीरे धीरे वो मतलब नीचे आने लगते हैं। तो उसमें पहला तो सही था, देखते हैं दूसरा। प्रथम अवस्था में जहाँ जन्म दर कम होती है, ओह गलत हो गया भाई, प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होगी, तो ये गलत हो गया। वहीं द्वितीय अवस्था में जन्म दर वृद्धि की ओर अग्रसर होती है, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ पहला होगा। चारों अवस्थाएं मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 वर्षों के अंतराल के पश्चात 15 मार्च 2017 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी, ये तो सही बात है। और इसका लक्ष्य जो है वो 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को 2.1 लाना है, ये भी सही बात है। तो 2.1 आ जाएगा इजीली, क्योंकि अभी तक हम लोग 2.2 के आसपास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे बिहार वगैरह है तो वहाँ पे 2.3 या 4 के आसपास जो है अभी मसला चल रहा है, बाकी सब लगभग लगभग ठीक है, कुछ कुछ जगह पे माइनस की ओर है। ये देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेट का, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगले सेट में हम लोग आएंगे। तो देखते हैं, पहले निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करेंगे। माल्थस के अनुसार जिस दर से मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ रहे हैं उससे अधिक दर से मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो माल्थस का ये जो है कथन बिल्कुल सत्य है। जिस हिसाब से सुविधाएं बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो संसाधनों में धनात्मक इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है, वहीं पे जो जनसंख्या का मसला है उसमें क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहे हैं। तो इनका एक कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए अलग अलग स्तरों पर भी जन्म दर एवं मृत्यु दर की प्रवृत्तियां समान रहती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आर्थिक विकास जो अच्छे जगह हैं, अच्छे अच्छे देश हैं, तो वो चौथी अवस्था में, जनसंख्या के चौथी अवस्था में है तो कोई मतलब नहीं है, तीसरी अवस्था में भी है तो बेहतर है। तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग जगहों पे, है ना। और एक जैसा जनसंख्या वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है, सही कथन ही ढूंढना था। तो इसमें ये पार्ट 1 यहीं रहेगा, और बाकी अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज चलेगी ऐसे ही। तो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं किए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।